हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आने वाले यूजीसी नेट अक्टूबर 2021 एग्जामिनेशन को लेकर आपके माइंड में कुछ डाउट जरूर आ रहे होंगे। किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, किन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और इन्हीं डाउट्स का सोल्यूशन जो है ना आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं। आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल सीरीज, 100 टॉपिक सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनसे अक्सर एग्जामिनेशन में सवाल पूछा ही जाता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर के जो सवाल इन टॉपिक से पूछे गए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए जी, आज का सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के ऊपर, जो कि रिलेवेंट रहेगा यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, एवर स्टडी क्लासेस यूजीसी नेट 2021-2022 एग्जामिनेशन के लिए और भी ढेर सारे कोर्सेज आपके लिए लेकर आया है। इनकी जानकारी आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप से आप ले सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो 5 टॉपिक हैं जिनको आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़े फॉर्मूलाज, रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स, और साथ ही पार्टनरशिप अकाउंटिंग से जुड़े हुए कुछ सवाल आते हैं। इसके अंदर आपसे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने को बोला जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। जो पहले 3 टॉपिक हैं वो मैनेजमेंट, यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए भी इक्वली रिलेवेंट है। पांचों के पांचों टॉपिक आपके यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका वो खर्चा है जो कि इनकर किया जाता है किसी नए एसेट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, किसी पुराने एसेट के अंदर कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए, या फिर कोई एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट जो है उसको रिप्लेस करने के लिए। और ये जो आप खर्चा कर रहे हैं आपको फायदा देने वाला है 1 से ज्यादा साल के लिए। 1 से ज्यादा साल के लिए आपको यहां पे फायदा मिलेगा। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आपने एसी खरीदा, तो ये आपको फायदा जो है आगे आने वाले कई सालों तक इसका मिलेगा। और ऐसे खर्चे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और ये खर्चे जो हैं ये आपके बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। आपने एसी खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदी, आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ये वो खर्चे हैं जो कि रोजमर्रा के खर्चे हैं, नॉर्मल रूटीन के खर्चे हैं, जो कि आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको करने पड़ते हैं, आपके करंट पीरियड से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए आप इन्हें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं। जैसे आपने सैलरी पे की, आपने रेंट पे किया, आपने इंश्योरेंस पे किया, आपने टेलीफोन का बिल पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, दे आर ऑल रेवेन्यू। और इसके अलावा हमारे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हैं जिन्हें डेफर किया जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कोई बहुत बड़ा कर दिया, हमने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर दिया करोड़ों में, अब इसका फायदा हमें आने वाले कई सालों में होगा। तो सारे खर्चे को एक ही साल में P&L में डालना गलत हो जाएगा। तो क्यों ना इसे डेफर कर दें, इसे आने वाले 5 सालों में, 3 सालों में क्यों ना राइट ऑफ किया जाए। और इसीलिए इन खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से ये अलग है। आपको कोई एसेट मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, और वो एसेट को आप असल में यूज करते हैं अगले सालों में, बट यहाँ पे आपको कोई ऐसा एसेट नहीं मिल रहा है जिसको आप आने वाले अगले सालों में इस्तेमाल करने वाले हैं। खर्चा आपने यहाँ पे आज ही पूरा का पूरा कर दिया, बट अमाउंट ज्यादा है तो आप उसे डेफर करके राइट ऑफ यहाँ पे कर रहे हैं। कई बार हमें कोई एक्सेप्शनल लॉस हो जाता है बहुत बड़ा, तो उसे भी हम ऐसे राइट ऑफ करते हैं अलग अलग सालों में डेफर करके। तो यहां पे है जी प्रीवियस ईयर का सवाल जो कि इस टॉपिक से पूछा गया है। तो पढ़िए सवाल को, सोचिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो सवाल कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपेयर कर रहा है, अलग अलग बातें बता रहा है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ी हुई। क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दोनों फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को तो अफेक्ट करते ही हैं, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जो आपने रेवेन्यू खर्चा कर दिया, आप उसे सारा का सारा आज ही P&L में डाल देंगे। P&L बेसिकली मतलब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी को। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
उसको आप राइट ऑफ करेंगे, उस पर डेप्रीसिएशन डालेंगे और ये डेप्रीसिएशन इनडायरेक्टली आपके हर साल के P&L को इफेक्ट करती जाएगी। इसीलिए यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का बनेगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़े हुए फॉर्मूला। देखो मार्जिनल कॉस्ट आप इसे वेरिएबल कॉस्ट भी समझ सकते हैं। आप एक यूनिट बनाते हैं, पर यूनिट खर्चा 5 रुपए, आप दूसरी यूनिट भी बनाते हैं, फिर आपका टोटल खर्च 2 रुपए हो जाता है, तो 5 रुपीज हर यूनिट पे आपको खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसी ही कॉस्टिंग की यहाँ पे हमें डिस्कशन करनी होती है और इसी से जुड़े कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। जैसे टर्म हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होती है कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो हमारे पास जो कॉस्ट है दो तरीके की हो सकती है, एक कॉस्ट हमारे पास होगी वेरिएबल कॉस्ट और एक हमारे पास होगी फिक्स्ड कॉस्ट। हमने एक बिल्डिंग किराए पे ली, उसका किराया हम 10,000 रुपए महीना जो है पे करते हैं और यहाँ पे बिल्डिंग को किराए पे लेकर हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और जब भी प्रोडक्शन करते हैं हर यूनिट पे हमारा 6 रुपए पर यूनिट का प्रोडक्शन का खर्चा आ जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी है आपकी और वेरिएबल कॉस्ट भी है आपकी, और आप बेचते हैं, जो आप बना रहे हैं उसको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आप यहां पे मान लीजिए बेच रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन आपकी क्या होगी 10 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, यानी कि 4 रुपए पर यूनिट आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। तो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि आपका एक यूनिट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 4 रुपए पर यूनिट आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रही है जो कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में मदद करेगा, और अगर ये ज्यादा हो गई तो फिर आपको प्रॉफिट भी कमा कर देगा। टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आप इसे ले सकते हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, देखो प्रॉफिट आपको निकालना है तो सारी कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट भी निकालेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालेंगे। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे पास मान लीजिए 10,000 यूनिट्स जो हैं महीने के मैं बनाकर बेचता हूं, तो यहां पे मेरे पास टोटल सेल्स कितनी आएगी 10,000 इंटू 10 1 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट 6 इंटू 10,000 60,000 और फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास अगेन 10,000 है, तो प्रॉफिट मेरा 30,000 निकलकर आ जाएगा। पीवी रेशो की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है ये, बीवी रेशो नहीं है, ये पीवी रेशो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन है 4 रुपए और आपकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, इनटू 100 आप कर दीजिए, तो ये आपकी 40% निकलकर आ जाएगी। एक हमारे पास होता है जी ब्रेक इवन पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पे आपको ना लॉस है ना प्रॉफिट है। तो इतनी सेल्स का लेवल जहां पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। इसे कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अगर आपसे कहा जाए आप नंबर ऑफ यूनिट्स की फॉर्म में बताइए, फिर हम इसे करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बार हमसे कहा जाता है कि हमें कितने यूनिट बेचने चाहिए इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, तो फॉर्मूला आपका ब्रेक इवन पॉइंट वाला ही रहता है, बस इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डिजायर्ड प्रॉफिट भी ऐड हो जाता है, क्योंकि यहां पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ये प्रॉफिट भी कमाना है और इसीलिए इसको भी यहां पे हम फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ही न्यूमरेटर के अंदर ऐड कर देते हैं। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है कि हम ब्रेक इवन सेल्स से कितना ऊपर काम कर रहे हैं। ब्रेक इवन सेल्स मान लीजिए हमारे पास है 50,000 और हमारी फर्म की एक्चुअल सेल्स है 80,000, तो 30,000 हमारे पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, हम ब्रेक इवन से इतना ऊपर अभी बैठे हुए, इतना सेफ्टी मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है। इसे एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो यहां पे एक सवाल देखते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। तो ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80,000 दिया गया, प्रॉफिट 20,000, सेल्स रुपीज 3 लाख, हमें अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे बताना है। तो यहां पे हम कैसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या तरीका रहने वाला है, आपको फॉर्मूला बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। इसी फॉर्मूला को क्यों ना अप्लाई करें, प्रॉफिट हमारे पास है 20,000 का, पीवी रेशो हमें नहीं दी हुई, वो हमें यहां पे निकालनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें दे रखा है 80,000 का, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यहां पे दे रखा है। तो पीवी रेशो आपकी कितनी हो जाएगी जी, पीवी रेशो निकालकर बताइए कितनी हो जाएगी। सर पीवी रेशो आपकी यहां पे हो जाएगी 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, यानी कि 1/4 और
25% आपकी पीवी रेशो यहां पे हो जाएगी। 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% आपकी रेशो निकल कर आ जाएगी। अब पीवी रेशो आपकी 25% है, ये चीज हमें यहां पे पता लग चुकी है। अब हमें सेल्स दे रखी है 3 लाख है, सेल्स 3 लाख हमें दे रखी है। क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? देखो कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशो। तो कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो पीवी रेशो इनटू सेल्स हम कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा? 25% इंटू 3 लाख, और ये हमारे पास हो गया 75,000। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गई। अब कंट्रीब्यूशन भी है, हमारे पास प्रॉफिट भी है। ये जो कंट्रीब्यूशन है दो चीजों में कंट्रीब्यूट करती है, एक हमारे पास कंट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट में और एक हमारे पास करती है फिक्स्ड कॉस्ट में। तो 20,000 का अगर प्रॉफिट है तो बाकी की हमारे पास होगी फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि 55,000, और आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का हमारा बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है रेशो एनालिसिस। तो इस टॉपिक से हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज पे सवाल आते हैं और साथ ही डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ रेशोज और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको एक तो फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, इन्हीं से आप मैच द फॉलोइंग वाले सवाल और आपके जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले सवाल होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो करंट रेशो हमारे पास है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो है जी क्विक एसेट्स यानी कि लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट आप समझते हैं, आपकी सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और ऐसे ही मैंने ऊपर आपसे बोला था लिक्विड एसेट्स। देखो लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। करंट एसेट्स में से अगर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को घटा देंगे तो आप लिक्विड एसेट्स पे आ जाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो और प्रॉफिट रेशो, देखो ये सारी जो रेशोज है ना प्रॉफिट वाली, इसके अंदर डिनोमिनेटर में आपको नेट सेल्स ही दिखेगा, याद करना बहुत आसान है। और न्यूमिनेटर में जो इस रेशो का नाम है वो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने धंधे में जो कैपिटल लगा रखा है, डेट प्लस इक्विटी दोनों को मिलाकर यहां पे कंसीडर किया जाता है, उस पे रिटर्न निकाल रहे हैं। तो EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको कितना डिविडेंड यहां पे मिला। प्राइस अर्निंग रेशो, इसका फॉर्मूला इसके नाम में छुपा है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो आप देख रहे हो जो भी टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जिसकी भी टर्नओवर की बात कर रहे हैं, वो चीज यहां के डिनोमिनेटर में छुपी हुई है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, यहां आपके फिक्स्ड एसेट्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये आपका नेट सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स बन जाएगा। कई बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स भी कर देते हैं। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो आपका डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इक्विटी के अंदर यहां पे आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, इसमें आपके जो रिजर्व्स और सरप्लस है वो भी आपको कंसीडर करने होंगे। और प्रोप्राइटरी रेशो की अगर हम बात करें, प्रोप्राइटरी रेशो की अगर बात करें तो ये आपके शेयर होल्डर फंड को टोटल एसेट से कंपेयर करती है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स हैं उसका कितना परसेंटेज हमारे पास इक्विटी से आया हुआ है, शेयर होल्डर से आया हुआ है। कैपिटल गियरिंग रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो आपको बताती है कि आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स और आपके जो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग फंड्स हैं उनकी क्या रेशो है। देखो इक्विटी आपके पास नॉन फिक्स्ड कॉस्ट फंड है, इसमें आपको कोई फिक्स्ड कॉस्ट पे नहीं करनी, डिविडेंड तब देना है अगर प्रॉफिट होगा। बट आपके पास जो प्रेफरेंस और डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स होते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स होते हैं। तो यहां पे आपके प्रेफरेंस और बॉन्ड्स आ जाएंगे और ऊपर आपका आ जाएगा इक्विटी। तो आप इनकी रेशो यहां पे देख रहे हैं। अगर आप ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसे बोला जाता है कि आप लीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं इक्विटी के रिटर्न को बढ़ाने के लिए। चलिए, तो यहां पे हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग का सवाल। देखो हमारे पास कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें रेशोज की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है, हमें क्लासिफिकेशन से मैच करना होता है। तो जैसे यहां पे हमारे पास है डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो किस तरीके की रेशो है, ये आपकी एक्टिविटी को दर्शाती है कि आपकी डेटर्स को लेकर क्या एक्टिविटी है, कितनी बार आप डेटर्स को टर्नओवर कर लेते हो।
प्रोप्राइटरी रेशो ये आपके बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, इक्विटी से जुड़ी हुई है, तो आपकी सॉल्वेंसी को ये डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी सॉल्वेंसी है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। सॉल्वेंसी बेसिकली मतलब है इक्विटी, डेट, ऐसे तरीके की रेशोज। ऑपरेटिंग रेशो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ी हुई है, तो आप इसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से मार्क करेंगे। एसिड टेस्ट रेशो इस दूसरा नाम किसका है? क्विक रेशो या फिर लिक्विड रेशो का, तो इसीलिए आप इसे मैच करेंगे लिक्विडिटी रेशो से और आपकी करेक्ट मैचिंग यहां पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगी। तो ऐसे क्लासिफिकेशन बेस्ड रेशोज पे सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही आपके पास कुछ सवाल आएंगे सॉल्व करने वाले। आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, भाई इतने करंट एसेट्स हैं, इतनी करंट लायबिलिटीज हैं, इतनी आपकी क्विक रेशो है, आप स्टॉक निकाल कर बताइए। तो ऐसे कुछ सवाल आपको देखने को मिलते हैं। आपको फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो आप आसानी से उन्हें आंसर कर पाएंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है जी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो इस टॉपिक पे भी अक्सर हमें एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है, खासकर यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर। तो कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करें, अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमारे पास हैं। कंजर्वेटिज्म, इसे प्रूडेंस भी बोला जाता है। ये कहता है कोई आपको खर्चा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, उसकी प्रोविजन आज ही बना लो, बट अगर कोई फ्यूचर में मुनाफा होने वाला है तो उसको अभी आप भूल जाओ। कंसिस्टेंसी कहते हैं कि जो भी आपके अकाउंटिंग मेथड्स हैं उसमें कंसिस्टेंट रहो। एक साल अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो अगले साल भी उसी पे लगाओ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, आपका ओनर और आपके बिजनेस जो है सेपरेट हैं, तो इसीलिए कैपिटल जो है आपका अकाउंट अलग से मेंटेन किया जाता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये आपको कहता है कि आपका जो बिजनेस है सालों दर सालों चलता रहेगा और इसीलिए इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मापने के लिए हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट, जो कहते हैं कि आप हर साल अपनी किताबें क्लोज कीजिए और अपना प्रॉफिट जो है वो जांचिए। मैचिंग कंसेप्ट, ये कहते हैं कि आप एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की मैचिंग कीजिए। जैसे आपने इस साल कोई रेवेन्यू कमाया और उसका खर्चा जो है उसकी पेमेंट आपको अगले साल करनी है, पर किताबों में आप उसे आज ही रिकॉर्ड कीजिए ताकि आप अपना करेक्ट प्रॉफिट निकाल सकें। मटीरियलिटी कंसेप्ट, यह आपको कहता है कि जो भी मटेरियल चीजें हैं वो आपको सारी की सारी दिखानी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जो इममटेरियल चीजें हैं आप उन्हें क्लब भी कर सकते हैं, जैसे आपने एक पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, शार्पनर खरीदा, इरेजर खरीदा, तो छोटी छोटी आइटम्स को क्लब करके आप स्टेशनरी हेड में डाल सकते हैं, अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कुछ नहीं छुपाना, सब कुछ दिखा दो, चाहे हमारे नुकसान ही हो रहा हो, चाहे हमारे हित में नहीं है वो चीज, हमारी कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी चल रही है उसको भी आपको दिखाना जरूरी है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू, डेबिट और क्रेडिट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, केवल जिन चीजों को मनी में मेजर कर सकते हैं वैसी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कीजिए, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रियलाइजेशन कंसेप्ट, यह आपसे कहता है कि प्रॉफिट को तभी रिकॉग्नाइज कीजिए जब आपने उसे अर्न कर लिया। आपने किसी का ऑर्डर आया और थोड़ा सा एडवांस वो दे गया, बट अभी आपने ऑर्डर पूरा नहीं किया, तो अभी आप उसे प्रॉफिट में ना रिकॉग्नाइज कीजिए। हिस्टोरिकल कंसेप्ट, यह आपसे कहता है कि आप जो भी एसेट्स अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कीजिए। आपने लैंड 20 साल पहले 1 लाख की खरीदी थी, आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो चुकी है, बट आप उसे 1 लाख पे ही दिखाएंगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये आपसे कहता है कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस को अपनी किताबों में इकोनॉमिक सब्सटेंस के हिसाब से दिखाइए, ना कि लीगल फॉर्म के हिसाब से। जैसे आपने हायर परचेज पे कोई, मान लीजिए कोई मशीनरी खरीदी है, उसके मालिक आप तभी बनेंगे जब आप उसकी सारी किस्तें चुका देंगे, बट आप उसे आज ही बिजनेस में अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखा देते हैं। तो हालांकि आप मालिक नहीं है, आप लीगल फॉर्म को इग्नोर कर रहे हैं, बट आप यहां पे सब्सटेंस को देख रहे हैं, आज ही उस मशीनरी को अपनी बैलेंस शीट में आप दिखा रहे हैं। तो यहां पे एक मैच द फॉलोइंग का सवाल इन्हीं कंसेप्ट से जुड़ा हुआ, तो आइए देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। आप पहले ट्राई कीजिए इस सवाल को, फिर हमारे साथ जुड़िए इसके डिस्कशन के लिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 हमें यहां पे दे रखे हैं। मटीरियलिटी कंसेप्ट हमें दे रखा है जी। मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है बताइए जी, मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? मटीरियलिटी कंसेप्ट बताता है कि जो भी इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आइटम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसे जो है रिकॉर्ड कीजिए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये आपको कहता है कि आपकी बिजनेस चलता ही जाएगा।
और इसे कहा गया कि एक इनएप्रोप्रिएट assumption ये हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फर्म फ्यूचर में बैंकरप्ट हो जाए। आप कह रहे हैं कि मेरी फर्म तो चलती ही जाएगी, बट हो सकता है उसकी हालत इतनी बुरी हो कि वो आने वाले साल के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाएगी, तो इसे आप सेकंड से मैच करेंगे। हिस्टोरिकल कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, इसको आप इस्तेमाल करते हैं अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, आप हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड को फॉलो कीजिए। तो ऐसे इसकी मैचिंग करके आंसर ऑप्शन ए का बनेगा। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनरशिप अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इस पे अक्सर हमें सवाल देखने को मिलते हैं। ऐसे सवाल होंगे कि भैया ए और बी बिजनेस कर रहे हैं 2:1 की रेशो में, अब इन्होंने सी को भी ले लिया अपने साथ और सी को 1/4 शेयर प्रॉफिट में देने वाले हैं। बताओ नई रेशो क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, गेनिंग रेशो क्या होगी। तो ये चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो बहुत ही आसान है ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करना। जैसे इसी को अगर हम लेकर चलें तो ए और बी काम कर रहे हैं, सी को 1/4 दे दिया, तो आपको देखना है कि बचा कितना, बचा 3/4। ये जो 3/4 है इसे ए और बी अपनी एग्जिस्टिंग रेशो में बांट लेंगे। तो ए को कितना मिलेगा, इस 3/4 का 2/3 मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा, इस 3/4 का 1/3 मिलेगा, और यहां से आपकी नई रेशो जो है वो निकलकर आ जाएगी। और ऐसे ही रिटायरमेंट के केस के अंदर 3 पार्टनर होंगे, एक चला जाएगा और जो वो छोड़कर जाएगा उसे पुराने पार्टनर अपनी जो रेशो है उसके अंदर बांट लेंगे, वो गेन कर जाएंगे। तो एडमिशन के केस में पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आएगी। यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब है कि आपकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का डिफरेंस, पहले आपको ज्यादा शेयर मिल रहा था अब कम मिल रहा है, इनका डिफरेंस आपने सेक्रीफाइस कर दिया। और रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में हमें देखने को मिलेगी गेनिंग रेशो, कि एक पार्टनर चला गया और पुराने पार्टनर्स ने यहां पे गेन कर लिया, उनकी नई रेशो ज्यादा है, पुरानी कम होगी, इनका डिफरेंस इज गोइंग टू बी गेनिंग रेशो। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, फ्री के नंबर होते हैं, अगर आप इसे गलत कर रहे हैं तो फिर आप अपने फ्री के नंबर गवा रहे हैं। तो जैसे यहां पे सवाल है कि XYZ जो है प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 6:5:3 की रेशो में, ए को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशो X, Y एंड Z की क्या होगी। अब देखो दो तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका आपके पास है कि आप कैलकुलेशन करो, सारी की सारी कैलकुलेशन करो, और दूसरा तरीका है लॉजिक लगाओ, लॉजिकली सोचो। आप कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो आप कैसे करोगे, आप कहोगे भैया अब ए आ गया, ए 1/8 ले गया, बचा कितना 7/8, 7/8 को ये अपनी जो रेशो है उसमें बांट लेंगे, 6:5:3 की रेशो में बांट लेंगे। आप हर एक का निकालना शुरू करो, आपके पास नई रेशो निकल कर आएगी, और आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आएगी। और ये सारी कैलकुलेशन करने में आपको कम से कम 4 से 5 मिनट हो सकता है लग जाए। लॉजिकल तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो लॉजिकल तरीका क्या है, ये अप्रोच हमें एग्जाम में फॉलो नहीं करनी, बहुत टाइम वेस्ट करेगी ये अप्रोच। लॉजिकल तरीका ये है, लॉजिकल तरीका कहता है कि आपने 1/8 के लिए ए को अपने साथ जोड़ लिया, 7/8 जो बचा है वो आप शेयर करेंगे अपनी पुरानी रेशो में। जो 1/8 का आपने सेक्रीफाइस किया है, 1/8 का आपने सेक्रीफाइस किया है, वो भी तो आपने अपनी पुरानी रेशो में ही किया होगा। जो बचा हुआ है आप नई रेशो में शेयर करेंगे, जो आपने छोड़ दिया वो भी तो पुरानी रेशो में ही छोड़ा होगा, 6:5:3 की रेशो में ही तो छोड़ा होगा। दिस इज द लॉजिकल अप्रोच, और इसीलिए यहीं से डायरेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन, पर यहां पे आपके लिए कंसेप्ट चेक का सवाल है, इसका आंसर आप दीजिए हमें कमेंट्स के थ्रू, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया तो इस वीडियो पे प्यार दिखाएं। ऐसे ही डिस्कशंस के साथ आगे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री नोट्स के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।